दोस्तों नमस्कार। आज जिक्र गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला से लेकर गुजरात की चकाचौंध परिस्थितियों को लेकर न सिर्फ देश के भीतर बल्कि समूची दुनिया में उसका डंका बज चुका है। यह एक अलग मसला है कि गुजरात के भीतर जब झांकिएगा तो वहां के मजदूर किसानों की स्थिति कितनी बदतर है यह बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। गुजरात के भीतर जब झांकिएगा तो वहां पर बेरोजगारी का क्या आलम है, वहां पर स्कूलों की कौन सी परिस्थिति है, वहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से तार तार हो गया है, यह मत पूछिएगा। क्योंकि गुजरात मॉडल का मतलब एक ऐसी ताकत का होना है जिस ताकत के आश्रय इस देश पर राज किया जा सकता है। और शायद इसीलिए गुजरात मॉडल दुखती रग है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की। तो क्या वाकई निर्देश दिल्ली से जारी होता है और गुजरात को दिल्ली ही हाँकती रही है? यानी बताने दिखाने के लिए कुछ व्यक्ति, कुछ चेहरे गुजरात में आपको नजर आएंगे। और शायद यही वजह है कि लोग खोज रहे हैं अगले 24 घंटे के भीतर गुजरात का जो भी मुख्यमंत्री होगा वह पाटीदार समाज से होगा, यानी पटेल समाज से होगा। और हिंदुत्व की प्रयोगशाला में पटेलों को दरकिनार कर दिया गया। एक वक्त कांग्रेस ने भी पटेलों को दरकिनार किया गया था। उस वक्त केशु भाई पटेल निकल कर आए थे। और पटेलों को दरकिनार कीजिएगा, उनके मान सम्मान से खिलवाड़ कीजिएगा, उन्हें आरक्षण नहीं दीजिएगा, उनकी बेरोजगारी और आने वाली पीढ़ी के सामने संकट खड़ा कीजिएगा तो चुनाव कैसे जीत पाइएगा? तो शायद इसीलिए फेरिस्त में जो भी नाम अगले मुख्यमंत्री का आ रहा है वह यही बता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वह पटेल ही होगा, क्योंकि चुनाव जीतना है। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति में बीजेपी गुजरात के भीतर आ चुकी है जहां एक पटेल के मुख्यमंत्री बनते ही वह चुनाव जीत जाएगी, या मामला कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त ऐसी परिस्थिति में गुजरात के भीतर बीजेपी फंस चुकी है जहां उसे लगता है कि अगर नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। क्यों नहीं चुनाव 6-7 महीने पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के साथ ही करा दिया जाए? यानी यह एक अनुकूल रणनीति होगी। तो क्या वाकई लगभग 7 महीने पहले गुजरात के चुनाव हो जाएंगे और जो शख्स आएगा उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि संभालने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं। तो आज बातचीत का जिक्र किस दिशा से किया जाए? दिशा तो यही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, दोपहर ना कहिए सुबह कहिए, प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग में थे, जो कि एक सभा सम्मेलन हो रहा था। उस सभा सम्मेलन में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 घंटे तक तकरीबन चली और यह सरदार धाम भवन का उद्घाटन था। सरदार धाम भवन के उद्घाटन के लिए जो लोग बैठे थे उसमें ज्यादातर पाटीदार समाज के ही लोग थे। और 12 बजे वो मीटिंग खत्म हुई और 3 बजे मुख्यमंत्री उठे और राज्यपाल के पास पहुंच गए और अपना इस्तीफा उन्होंने उन्हें सौंप दिया। उस इस्तीफे को कवर करने के लिए भी वहां पर एएनआई यानी समाचार एजेंसी की एक टीम पहुंच गई, यानी उसको भी जानकारी थी। और जो इस्तीफा दिया गया उसके बाद 500 शब्दों का जिक्र जाते हुए मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने जो किया वह शब्द भी अनमोल है। क्योंकि जब कोई इस्तीफा देता है और जो बोलता है वो जाहिर है दिल से बोलता है, उसके मन की बात होती है, लेकिन वह भी उन्हें लिखकर भेजा गया था। उस लिखे हुए शब्दों को उन्हें पढ़ना था। उस पढ़े हुए शब्दों के भीतर क्या शब्द थे, हमें लगता है ये जरूर गुजरात की जनता को भी जानना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री गुजरात के थे या फिर इस देश के प्रधानमंत्री के वह मुख्यमंत्री थे जो इस वक्त गुजरात में थे। आप कहेंगे इस देश के भीतर में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया ही होता है, और यह बीते दिनों में नजर भी आया है। हम उस पर आए उससे पहले इस्तीफे के पेशकश जो 500 शब्दों के जरिए मीडिया के सामने उन्होंने रखी, उसमें 5 लाइनों को हमें पढ़ना चाहिए। पहली लाइन में आता है मोदी जी के विशेष मार्गदर्शन में। दूसरी लाइन आती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में। तीसरी लाइन आती है प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। चौथी लाइन आती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में काम करूंगा। 5वीं लाइन आती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात को आगे लेकर जाएंगे। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री के प्रति औपचारिकता निभाते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया और सब कुछ पहले से तय था?
गुजरात की जनता से कोई सरोकार वहां के मुख्यमंत्री के नहीं थे, और जो शोर शराबा जिस रूप में मच रहा है उसमें हाल में जो स्थानीय निकाय के वहां पर चुनाव आए उसमें बीजेपी को बंपर जीत मिली। अब उसे लग रहा है कि इसे तुरंत बुना ले, क्योंकि अपने तौर पर जो बीजेपी का सर्वे हुआ है उसमें हर कोई कह रहा है अगर आप नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करेंगे तो शायद चुनाव आपके लिए बहुत कठिन और मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि गुजरात के भीतर में पाटीदार समाज आपसे खुश नहीं है। आपने उसको हाशिए पर ढकेल दिया है। वहां का जो लघु कुटीर उद्योग है उसका बैंड बज चुका है। जो खेती और किसानी है उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो चली है, और पाटीदार समाज इसी दो परिस्थितियों के बीच आता है। तीसरी परिस्थिति है जो पाटीदार समाज में नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसके सामने मुश्किल यह है कि अगर वह सोचती भी है कि अगर रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो राज्य में रोजगार नहीं है। अगर वह सोचती भी है कि एजुकेशन हासिल करे तो फिर उसके लिए उसके पास एक मोटी पूंजी होनी चाहिए, चाहे वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, चाहे वह डॉक्टरी करे। देश में सबसे ज्यादा महंगी डॉक्टरी की पढ़ाई गुजरात में ही होती है, और ये लोग मानकर चलते हैं कि गुजरातियों की अंटी में बहुत पैसा होता है। लेकिन पाटीदार समाज के भीतर गुस्सा है, और इस गुस्से को हार्दिक पटेल ने अपने तौर पर भुनाया, बताया भी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने तौर पर सियासत नहीं कर सकी, तो कांग्रेस हार्दिक पटेल को ही लेकर आ गई। लेकिन इस राजनीति का एक अगला सिरा पहली बार कांग्रेस के जरिए प्रशांत किशोर का बन रहा है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आपको गुजरात को ही साधना है, क्योंकि 2012 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ रणनीति साधने के लिए और कोई दूसरा शख्स नहीं था, प्रशांत किशोर ही थे। और 2012 के चुनाव जीतने के बाद जब वो तीसरी बार चुनाव जीते तो उसके बाद ही उन्होंने हवा बनानी शुरू की कि इस देश के भीतर में अब वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कॉरपोरेट को साथ लिया। जो वाइब्रेंट गुजरात की मनोस्थिति 2007 से पैदा हुई थी वह 2012 पर आकर चरम पर थी। और गुजरातियों में कौन कॉरपोरेट से जुड़ा है अब यह बताने की जरूरत नहीं है, और इस वक्त गुजरातियों की पैठ दिल्ली की सत्ता के साथ इस देश में किस तरीके से है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके मर्म में एक ही बात है, गुजरात किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर किसी पाटीदार को देना है तो दे देंगे, चुनाव जल्दी कराने हैं तो करा देंगे, लेकिन इन सब के बीच जो बातें रेड कारपेट तले छुप जाती हैं, वह बातें हैं कि दरअसल अब बीजेपी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लोकतांत्रिक परिस्थिति नहीं है। बीजेपी अपने तौर पर बार बार कहेगी हम तो संगठन से चलते हैं, हम चेहरों से कहां चलते हैं। तो फिर संगठन से चलते हैं तो चेहरा क्यों बदल रहे हैं, यह भी सवाल है। अगला सवाल यह है क्या वाकई इस दौर में नरेंद्र मोदी बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं, और इस दौर में संगठन का मतलब भी प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो गुजरात मॉडल में फिट बैठ रहे हैं। जिस तरीके से रूपाणी को हटाया गया और जिस तरीके से अब 2-3 नाम जो चल रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम लोग लेते हैं मनसुख मांडविया का, जो दिल्ली में कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर है। दूसरा नाम आता है पुरुषोत्तम रूपाला का है, यह भी मोदी की कैबिनेट के मंत्री हैं, पशुपालन और मत्स्य मंत्री हैं। तीसरा नाम आता है कहीं बीजेपी अध्यक्ष जो है वहां पर CR पाटिल, उनको तो नहीं बना दिया जाएगा। चौथा नाम आता है डिप्टी CM को तो आप CM नहीं बनाएंगे, जो नितिन पटेल हैं। पांचवा नाम आता है एक प्रफुल्ल पटेल करके भी हैं, उनको तो आप नहीं बना देंगे। यानी पूरी फहरिस्त देखिए तो पाटीदार है। और गुजरात का एक सच तो है, जिस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी उस समय उन्होंने महत्व दिया हुआ था वहां पर पाटीदार समाज को, और उस फेरिस्त को जब आप पलटना शुरू कीजिएगा तो बहुत सारे नाम आपके जहन में उस दौर के भी निकल कर आएंगे। चाहे आपको चीमन भाई पटेल याद आ जाए, उस दौर में अलग अलग नामों के जरिए जब आप चीजों को परखना शुरू करेंगे तो एक बात जहन में आएगी आपके कि आनंदीबेन पटेल के बाद रूपाणी को क्यों लेकर आया गया। और यह चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में क्या मोदी और अमित शाह, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच जो तालमेल की परिस्थिति थी उसे ही रूपाणी अपने तरीके से ढाल रहे थे। और माना जाता है कि रूपाणी क्या वाकई अमित शाह के करीब थे, और अमित शाह ने जब अपना एक प्यादा गिराया है तो आने वाले वक्त में वो बड़े कद के साथ सामने खड़े होंगे, और यह शहमात का खेल भी खेला जा रहा है। क्या हो सकता है दबी जवान में कहें तो शायद यह सियासत चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जब आप पटेलों की परिस्थितियों को देखेंगे,
गुजरात के भीतर में, उसके बाद 3 सवाल आपके जहन में तुरंत आएंगे, जिसका जिक्र हमने ऑर्गेनाइजेशनल और डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर किया। इस दौर में ध्यान दीजिए कितने मुख्यमंत्री बदले गए। रूपाणी आपके सामने है। याद कीजिए कर्नाटक में येदियुरप्पा को कैसे अलग किया गया। कर्नाटक से नहीं, दिल्ली से आवाज गई थी। उत्तराखंड में 1 महीने, जुलाई के महीने में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे, उनकी जगह तीरथ सिंह आए, उनको भी हटा दिया गया। यह सब कुछ हो रहा है और इसमें ध्यान दीजिए इससे पहले जो मुख्यमंत्री बनते रहे, मनोहर लाल खट्टर का नाम कैसे आया था आपके जहन में होगा। झारखंड में शुरू में रघुवर दास का नाम कैसे आया था आपके जहन में। यह भी होगा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम कहां से निकल कर आया था। नितिन गडकरी को कौन काउंटर कर सकता है। यानी सियासत ऐसी साधी जाए जिस सियासत को साधते वक्त यह महसूस ना हो कि दरअसल डोर कहीं और है, लेकिन डोर कहीं और है और वही सियासत साधे और खुल्लम खुल्ला बताने लगे, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर अब बहुत साफ बीजेपी के भीतर भी हो गया है और गुजरात को लेकर भी हो गया है। क्योंकि जिन नामों पर जोर किया जा रहा है उन नामों के मद्देनजर गुजरात की 4 स्थितियां एक साथ समझनी होंगी। खासतौर से कोविड काल के दौर में जो कुछ वहां के लोगों ने देखा और मौतों को भी जिस तरीके से छुपाया गया, वह भी निकल कर आ गया। जो सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी होते हैं, उस आंकड़े ने बताया कि जितनी संख्या बताई जा रही थी उससे लगभग 10 गुना ज्यादा मौत हुई थी। दूसरी स्थिति थी जो अस्पतालों की परिस्थिति थी। तीसरी स्थिति निकल कर आई इस दौर में स्कूलों की क्या स्थिति है। इस गुजरात मॉडल का अनूठा सच यहां की बेरोजगारी की स्थिति भी है, जिसे और कोई नहीं, पाटीदार समाज से जुड़ी नए पीढ़ी के नए बच्चे लगातार भोग रहे हैं। और स्थिति कितनी नाजुक है यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि लगभग 2 बरस हो गए नई नौकरी राज्य सरकार ने दी नहीं और बीते दिनों 30 पद निकाले गए। वह अकाउंटेंट के, ऑडिटर्स के और ट्रेजरी के पद थे। उस 30 पद के लिए राज्य भर में लगभग 46,966 बच्चों ने अप्लाई किया। यानी एक सीट के लिए 1,500 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दी। अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन एक त्रासदी गुजरात के समाज के भीतर, जहां पर विजय रूपाणी जो इस्तीफा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हुए पद को छोड़ रहे हैं और कोई शिकन नहीं है, तो ऐसे में शिकन दिल्ली के माथे पर है। वो समझ रही है गुजरात गंवाना नहीं है। इसीलिए आज की रात देश के गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ये 2 दिन पहले भी पहुंचे थे, 9 तारीख को भी पहुंचे थे। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि एयरपोर्ट पर सीएम को आने की मनाही थी। एयरपोर्ट पे जो 3 व्यक्ति आए उसमें एक मेयर थे वहां के किरीट परमार, एक वहां के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है हितेश बारोट, वह पहुंचे, और गृह मंत्री जो वहां के थे, चूंकि एक गृह मंत्री आ रहे हैं तो प्रदीप सिंह जडेजा पहुंचे। इसके अलावे कोई नहीं पहुंचा। जबकि सामान्य स्थिति रहती तो फिर आपको मुख्यमंत्री भी वहां पर नजर आते और स्थिति तो यह रहती है कि जब अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो राज्यपाल भी पहुंच जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में कोई भी काम हो या ना हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जो बिसात 9 तारीख को बिछाई गई और बिना माथे पर शिकन आए विजय रूपाणी साहब ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की तस्वीर भी जारी हो गई और उन्हें जो पर्चा दिया गया उन्होंने पढ़कर भी सुना दिया। अब एक नया पर्चा लिखा जा रहा है जो अमित शाह जानकारी देंगे रात में जाकर गुजरात के भीतर विधायकों को, और उसके बाद जिस नाम का ऐलान होगा, जो अगला मुख्यमंत्री इसलिए नहीं होगा कि उसे राज्य संभालना है, उसे चुनाव जीतने के लिए एक चेहरा सामने रखना है। लेकिन एक सवाल गुजरात की परिस्थिति लेकर और देश की परिस्थिति को लेकर, क्या वाकई किसी समाज से जुड़े हुए किसी शख्स को अगर ओहदा दे दिया जाए तो वह पूरा समाज क्या वाकई ढोल पीटने लगता है और उसके बाद सारे वोट दे देता है उसी को? क्या यह सवाल तो है। इस देश में जातीय राजनीति के भीतर गुजरात भी एक अपने आप का मॉडल है जो पाटीदार समाज के जरिए एक वक्त हार्दिक पटेल ने जीवित किया। अब उसकी फसल कौन काटेगा, सवाल यह भी हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। आज जिक्र गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला से लेकर गुजरात की चकाचौंध परिस्थितियों को लेकर न सिर्फ देश के भीतर बल्कि समूची दुनिया में उसका डंका बज चुका है। यह एक अलग मसला है कि गुजरात के भीतर जब झांकिएगा तो वहां के मजदूर किसानों की स्थिति कितनी बदतर है यह बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
गुजरात के भीतर जब झांकिएगा तो वहां पर बेरोजगारी का क्या आलम है, वहां पर स्कूलों की कौन सी परिस्थिति है, वहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से तार तार हो गया है, यह मत पूछिएगा। क्योंकि गुजरात मॉडल का मतलब एक ऐसी ताकत का होना है जिस ताकत के आश्रय इस देश पर राज किया जा सकता है। और शायद इसीलिए गुजरात मॉडल दुखती रग है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की। तो क्या वाकई निर्देश दिल्ली से जारी होता है और गुजरात को दिल्ली ही हाँकती रही है? यानी बताने दिखाने के लिए कुछ व्यक्ति, कुछ चेहरे गुजरात में आपको नजर आएंगे। और शायद यही वजह है कि लोग खोज रहे हैं अगले 24 घंटे के भीतर गुजरात का जो भी मुख्यमंत्री होगा वह पाटीदार समाज से होगा, यानी पटेल समाज से होगा। और हिंदुत्व की प्रयोगशाला में पटेलों को दरकिनार कर दिया गया। एक वक्त कांग्रेस ने भी पटेलों को दरकिनार किया गया था। उस वक्त केशुभाई पटेल निकल कर आए थे। और पटेलों को दरकिनार कीजिएगा, उनके मान सम्मान से खिलवाड़ कीजिएगा, उन्हें आरक्षण नहीं दीजिएगा, उनकी बेरोजगारी और आने वाली पीढ़ी के सामने संकट खड़ा कीजिएगा, तो चुनाव कैसे जीत पाइएगा? तो शायद इसीलिए फेरिस्त में जो भी नाम अगले मुख्यमंत्री का आ रहा है वह यही बता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वह पटेल ही होगा, क्योंकि चुनाव जीतना है। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति में बीजेपी गुजरात के भीतर आ चुकी है जहां एक पटेल के मुख्यमंत्री बनते ही वह चुनाव जीत जाएगी, या मामला कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त ऐसी परिस्थिति में गुजरात के भीतर बीजेपी फंस चुकी है जहां उसे लगता है कि अगर नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, क्यों नहीं चुनाव 6-7 महीने पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के साथ ही करा दिया जाए? यानी यह एक अनुकूल रणनीति होगी। तो क्या वाकई लगभग 7 महीने पहले गुजरात के चुनाव हो जाएंगे और जो शख्स आएगा उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि संभालने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं। तो आज बातचीत का जिक्र किस दिशा से किया जाए? दिशा तो यही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, दोपहर ना कहिए सुबह कहिए, प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग में थे, जो कि एक सभा सम्मेलन हो रहा था। उस सभा सम्मेलन में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 घंटे तक तकरीबन चली और यह सरदार धाम भवन का उद्घाटन था। सरदार धाम भवन के उद्घाटन के लिए जो लोग बैठे थे उसमें ज्यादातर पाटीदार समाज के ही लोग थे। और 12 बजे वो मीटिंग खत्म हुई और 3 बजे मुख्यमंत्री उठे और राज्यपाल के पास पहुंच गए और अपना इस्तीफा उन्होंने उन्हें सौंप दिया। उस इस्तीफे को कवर करने के लिए भी वहां पर एएनआई यानी समाचार एजेंसी की एक टीम पहुंच गई, यानी उसको भी जानकारी थी। और जो इस्तीफा दिया गया उसके बाद 500 शब्दों का जिक्र जाते हुए मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने जो किया वह शब्द भी अनमोल है, क्योंकि जब कोई इस्तीफा देता है और जो बोलता है वो जाहिर है दिल से बोलता है, उसके मन की बात होती है, लेकिन वह भी उन्हें लिखकर भेजा गया था। उस लिखे हुए शब्दों को उन्हें पढ़ना था। उस पढ़े हुए शब्दों के भीतर क्या शब्द थे, हमें लगता है ये जरूर गुजरात की जनता को भी जानना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री गुजरात के थे या फिर इस देश के प्रधानमंत्री के वह मुख्यमंत्री थे जो इस वक्त गुजरात में थे। आप कहेंगे इस देश के भीतर में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया ही होता है, और यह बीते दिनों में नजर भी आया है। हम उस पर आए उससे पहले इस्तीफे के पेशकश जो 500 शब्दों के जरिए मीडिया के सामने उन्होंने रखी, उसमें 5 लाइनों को हमें पढ़ना चाहिए। पहली लाइन में आता है मोदी जी के विशेष मार्गदर्शन में। दूसरी लाइन आती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में। तीसरी लाइन आती है प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। चौथी लाइन आती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में काम करूंगा। 5वीं लाइन आती है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात को आगे लेकर जाएंगे। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री के प्रति औपचारिकता निभाते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया और सब कुछ पहले से तय था? गुजरात की जनता से कोई सरोकार वहां के मुख्यमंत्री के नहीं थे, और जो शोर शराबा जिस रूप में मच रहा है उसमें हाल में जो स्थानीय निकाय के वहां पर चुनाव आए उसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली। अब उसे लग रहा है कि इसे तुरंत बुना ले, क्योंकि अपने तौर पर जो बीजेपी का सर्वे हुआ है उसमें हर कोई कह रहा है अगर आप नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करेंगे तो शायद चुनाव आपके लिए बहुत कठिन और मुश्किल हो जाए।
क्योंकि हर कोई जानता है कि गुजरात के भीतर में पाटीदार समाज आपसे खुश नहीं है। आपने उसको हाशिए पर ढकेल दिया है। वहां का जो लघु कुटीर उद्योग है उसका बैंड बज चुका है। जो खेती और किसानी है उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो चली है और पाटीदार समाज इसी दो परिस्थितियों के बीच आता है। तीसरी परिस्थिति है जो पाटीदार समाज में नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसके सामने मुश्किल यह है कि अगर वह सोचती भी है कि अगर रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो राज्य में रोजगार नहीं है। अगर वह सोचती भी है कि एजुकेशन हासिल करे तो फिर उसके लिए उसके पास एक मोटी पूंजी होनी चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, चाहे वो डॉक्टरी करे। देश में सबसे ज्यादा महंगी डॉक्टरी की पढ़ाई गुजरात में ही होती है और ये लोग मानकर चलते हैं कि गुजरातियों की अंटी में बहुत पैसा होता है। लेकिन पाटीदार समाज के भीतर गुस्सा है और इस गुस्से को हार्दिक पटेल ने अपने तौर पर भुनाया, बताया भी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने तौर पर सियासत नहीं कर सकी तो कांग्रेस हार्दिक पटेल को ही लेकर आ गई। लेकिन इस राजनीति का एक अगला सिरा पहली बार कांग्रेस के जरिए प्रशांत किशोर का बन रहा है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आपको गुजरात को ही साधना है। क्योंकि 2012 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ रणनीति साधने के लिए और कोई दूसरा शख्स नहीं था, प्रशांत किशोर ही थे। और 2012 के चुनाव जीतने के बाद जब वो तीसरी बार चुनाव जीते तो उसके बाद ही उन्होंने हवा बनानी शुरू की कि इस देश के भीतर में अब वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कॉरपोरेट को साथ लिया। जो वाइब्रेंट गुजरात की मनोस्थिति 2007 से पैदा हुई थी वह 2012 पर आकर चरम पर थी। और गुजरातियों में कौन कॉरपोरेट से जुड़ा है अब यह बताने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त गुजरातियों की पैठ दिल्ली की सत्ता के साथ इस देश में किस तरीके से है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके मर्म में एक ही बात है, गुजरात किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर किसी पाटीदार को देना है तो दे देंगे, चुनाव जल्दी कराने हैं तो करा देंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बातें रेड कारपेट तले छुप जाती हैं, वह बातें हैं कि दरअसल अब बीजेपी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लोकतांत्रिक परिस्थिति नहीं है। बीजेपी अपने तौर पर बार बार कहेगी हम तो संगठन से चलते हैं, हम चेहरों से कहां चलते हैं। तो फिर संगठन से चलते हैं तो चेहरा क्यों बदल रहे हैं, यह भी सवाल है। अगला सवाल यह है क्या वाकई इस दौर में नरेंद्र मोदी बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं और इस दौर में संगठन का मतलब भी प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो गुजरात मॉडल में फिट बैठ रहे हैं। जिस तरीके से रूपाणी को हटाया गया और जिस तरीके से अब 2-3 नाम जो चल रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम लोग लेते हैं मनसुख मांडविया का, जो दिल्ली में कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर है। दूसरा नाम आता है पुरुषोत्तम रूपाला का है, यह भी मोदी की कैबिनेट के मंत्री हैं, पशुपालन और मत्स्य मंत्री हैं। तीसरा नाम आता है कहीं बीजेपी अध्यक्ष जो है वहां पर CR पाटिल, उनको तो नहीं बना दिया जाएगा। चौथा नाम आता है डिप्टी CM को तो आप CM नहीं बनाएंगे, जो नितिन पटेल हैं। पांचवा नाम आता है एक प्रफुल्ल पटेल करके भी हैं, उनको तो आप नहीं बना देंगे। यानी पूरी फहरिस्त देखिए तो पाटीदार है। और गुजरात का एक सच तो है, जिस वक्त कांग्रेस की सत्ता थी उस समय उन्होंने महत्व दिया हुआ था वहां पर पाटीदार समाज को। और उस फेरिस्त को जब आप पलटना शुरू कीजिएगा तो बहुत सारे नाम आपके जहन में उस दौर के भी निकल कर आएंगे। चाहे आपको चीमन भाई पटेल याद आ जाए, उस दौर में अलग अलग नामों के जरिए जब आप चीजों को परखना शुरू करेंगे तो एक बात जहन में आएगी आपके कि आनंदीबेन पटेल के बाद रूपाणी को क्यों लेकर आया गया। और ये चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में क्या मोदी और अमित शाह, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच जो तालमेल की परिस्थिति थी उसे ही रूपाणी अपने तरीके से ढाल रहे थे। और माना जाता है कि रूपाणी क्या वाकई अमित शाह के करीब थे। और अमित शाह ने जब अपना एक प्यादा गिराया है तो आने वाले वक्त में वो बड़े कद के साथ सामने खड़े होंगे। और यह शहमात का खेल भी खेला जा रहा है क्या? हो सकता है दबी जवान में कहें तो शायद यह सियासत चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जब आप पटेलों की परिस्थितियों को देखेंगे गुजरात के भीतर में, उसके बाद 3 सवाल आपके जहन में तुरंत आएंगे, जिसका जिक्र हमने ऑर्गेनाइजेशनल और डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर किया। इस दौर में ध्यान दीजिए कितने मुख्यमंत्री बदले गए। रूपाणी आपके सामने है। याद कीजिए कर्नाटक में येदियुरप्पा को कैसे अलग किया गया। कर्नाटक से नहीं, दिल्ली से आवाज गई थी। उत्तराखंड में एक महीने, जुलाई के महीने में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे, उनकी जगह तीरथ सिंह आए, उनको भी हटा दिया गया। यह सब कुछ हो रहा है। और इसमें ध्यान दीजिए इससे पहले जो मुख्यमंत्री बनते रहे, मनोहर लाल खट्टर का नाम कैसे आया था।
आपके जहन में होगा झारखंड में शुरू में रघुवर दास का नाम कैसे आया था। आपके जहन में यह भी होगा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम कहां से निकल कर आया था। नितिन गडकरी को कौन काउंटर कर सकता है। यानी सियासत ऐसी साधी जाए जिस सियासत को साधते वक्त यह महसूस ना हो कि दरअसल डोर कहीं और है, लेकिन डोर कहीं और है और वही सियासत साधे और खुल्लम खुल्ला बताने लगे, तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर अब बहुत साफ बीजेपी के भीतर भी हो गया है और गुजरात को लेकर भी हो गया है। क्योंकि जिन नामों पर जोर किया जा रहा है उन नामों के मद्देनजर गुजरात की 4 स्थितियां एक साथ समझनी होगी। खासतौर से कोविड काल के दौर में जो कुछ वहां के लोगों ने देखा और मौतों को भी जिस तरीके से छुपाया गया वह भी निकल कर आ गया। जो सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी होते हैं, उस आंकड़े ने बताया कि जितनी संख्या बताई जा रही थी उससे लगभग 10 गुना ज्यादा मौत हुई थी। दूसरी स्थिति थी जो अस्पतालों की परिस्थिति थी। तीसरी स्थिति निकल कर आई इस दौर में स्कूलों की क्या स्थिति है। इस गुजरात मॉडल का अनूठा सच यहां की बेरोजगारी की स्थिति भी है, जिसे और कोई नहीं पाटीदार समाज से जुड़ी नए पीढ़ी के नए बच्चे लगातार भोग रहे हैं। और स्थिति कितनी नाजुक है यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि लगभग 2 बरस हो गए नई नौकरी राज्य सरकार ने दी नहीं और बीते दिनों 30 पद निकाले गए। वह अकाउंटेंट के, ऑडिटर्स के और ट्रेजरी के पद थे। उस 30 पद के लिए राज्य भर में लगभग 46,966 बच्चों ने अप्लाई किया। यानी एक सीट के लिए 1,500 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा, परीक्षा दी। अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन एक त्रासदी गुजरात के समाज के भीतर, जहां पर विजय रूपाणी जो इस्तीफा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हुए पद को छोड़ रहे हैं और कोई शिकन नहीं है, तो ऐसे में शिकन दिल्ली के माथे पर है। वो समझ रही है गुजरात गंवाना नहीं है। इसीलिए आज की रात देश के गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ये 2 दिन पहले भी पहुंचे थे, 9 तारीख को भी पहुंचे थे। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि एयरपोर्ट पर सीएम को आने की मनाही थी। एयरपोर्ट पे जो 3 व्यक्ति आए उसमें एक मेयर थे वहां के किरीट परमार, एक वहां के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है हितेश बारोट, वह पहुंचे, और गृह मंत्री जो वहां के थे, चूंकि एक गृह मंत्री आ रहे हैं तो प्रदीप सिंह जडेजा पहुंचे। इसके अलावे कोई नहीं पहुंचा। जबकि सामान्य स्थिति रहती तो फिर आपको मुख्यमंत्री भी वहां पर नजर आते और स्थिति तो यह रहती है कि जब अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो राज्यपाल भी पहुंच जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में कोई भी काम हो या ना हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जो बिसात 9 तारीख को बिछाई गई और बिना माथे पर शिकन आए विजय रूपाणी साहब ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की तस्वीर भी जारी हो गई और उन्हें जो पर्चा दिया गया उन्होंने पढ़कर भी सुना दिया। अब एक नया पर्चा लिखा जा रहा है जो अमित शाह जानकारी देंगे रात में जाकर गुजरात के भीतर विधायकों को, और उसके बाद जिस नाम का ऐलान होगा, जो अगला मुख्यमंत्री इसलिए नहीं होगा कि उसे राज्य संभालना है, उसे चुनाव जीतने के लिए एक चेहरा सामने रखना है। लेकिन एक सवाल गुजरात की परिस्थिति लेकर और देश की परिस्थिति को लेकर, क्या वाकई किसी समाज से जुड़े हुए किसी शख्स को अगर ओहदा दे दिया जाए तो वह पूरा समाज क्या वाकई ढोल पीटने लगता है और उसके बाद सारे वोट दे देता है उसी को? क्या यह सवाल तो है। इस देश में जातीय राजनीति के भीतर गुजरात भी एक अपने आप का मॉडल है जो पाटीदार समाज के जरिए एक वक्त हार्दिक पटेल ने जीवित किया। अब उसकी फसल कौन काटेगा, सवाल यह भी हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। आज जिक्र गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला से लेकर गुजरात की चकाचौंध परिस्थितियों को लेकर न सिर्फ देश के भीतर बल्कि समूची दुनिया में उसका डंका बज चुका है। यह एक अलग मसला है कि गुजरात के भीतर जब झांकिएगा तो वहां के मजदूर किसानों की स्थिति कितनी बदतर है यह बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। गुजरात के भीतर जब झांकिएगा तो वहां पर बेरोजगारी का क्या आलम है, वहां पर स्कूलों की कौन सी परिस्थिति है, वहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से तार तार हो गया है, यह मत पूछिएगा। क्योंकि गुजरात मॉडल का मतलब एक ऐसी ताकत का होना है जिस ताकत के आश्रय इस देश पर राज किया जा सकता है। और शायद इसीलिए गुजरात मॉडल दुखती रग है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृहमंत्री अमित शाह की। तो क्या वाकई निर्देश दिल्ली से जारी होता है और गुजरात को दिल्ली ही हाँकती रही है?
यानी बताने दिखाने के लिए कुछ व्यक्ति, कुछ चेहरे गुजरात में आपको नजर आएंगे। और शायद यही वजह है कि लोग खोज रहे हैं अगले 24 घंटे के भीतर गुजरात का जो भी मुख्यमंत्री होगा वह पाटीदार समाज से होगा, यानी पटेल समाज से होगा। और हिंदुत्व की प्रयोगशाला में पटेलों को दरकिनार कर दिया गया। एक वक्त कांग्रेस ने भी पटेलों को दरकिनार किया गया था, उस वक्त केशुभाई पटेल निकल कर आए थे। और पटेलों को दरकिनार कीजिएगा, उनके मान सम्मान से खिलवाड़ कीजिएगा, उन्हें आरक्षण नहीं दीजिएगा, उनकी बेरोजगारी और आने वाली पीढ़ी के सामने संकट खड़ा कीजिएगा, तो चुनाव कैसे जीत पाइएगा। तो शायद इसीलिए फेरिस्त में जो भी नाम अगले मुख्यमंत्री का आ रहा है वह यही बता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वह पटेल ही होगा, क्योंकि चुनाव जीतना है। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति में बीजेपी गुजरात के भीतर आ चुकी है जहां एक पटेल के मुख्यमंत्री बनते ही वह चुनाव जीत जाएगी, या मामला कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त ऐसी परिस्थिति में गुजरात के भीतर बीजेपी फंस चुकी है जहां उसे लगता है कि अगर नवंबर दिसंबर तक का इंतजार करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। क्यों नहीं चुनाव 6-7 महीने पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के साथ ही करा दिया जाए, यानी यह एक अनुकूल रणनीति होगी। तो क्या वाकई लगभग 7 महीने पहले गुजरात के चुनाव हो जाएंगे और जो शख्स आएगा उसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी, क्योंकि संभालने वाले तो दिल्ली में बैठे हैं। तो आज बातचीत का जिक्र किस दिशा से किया जाए? दिशा तो यही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री दोपहर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, दोपहर ना कहिए सुबह कहिए, प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग में थे, जो कि एक सभा सम्मेलन हो रहा था। उस सभा सम्मेलन में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1 घंटे तक तकरीबन चली और यह सरदार धाम भवन का उद्घाटन था। सरदार धाम भवन के उद्घाटन के लिए जो लोग बैठे थे उसमें ज्यादातर पाटीदार समाज के ही लोग थे। और 12 बजे वो मीटिंग खत्म हुई और 3 बजे मुख्यमंत्री उठे और राज्यपाल के पास पहुंच गए और अपना इस्तीफा उन्होंने उन्हें सौंप दिया। उस इस्तीफे को कवर करने के लिए भी वहां पर एएनआई यानी समाचार एजेंसी की एक टीम पहुंच गई, यानी उसको भी जानकारी थी। और जो इस्तीफा दिया गया उसके बाद 500 शब्दों का जिक्र जाते हुए मुख्यमंत्री रूपाणी जी ने जो किया वह शब्द भी अनमोल है, क्योंकि जब कोई इस्तीफा देता है और जो बोलता है वो जाहिर है दिल से बोलता है, उसके मन की बात होती है, लेकिन वह भी उन्हें लिखकर भेजा गया था। उस लिखे हुए शब्दों को उन्हें पढ़ना था। उस पढ़े हुए शब्दों के भीतर क्या शब्द थे, हमें लगता है ये जरूर गुजरात की जनता को भी जानना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री गुजरात के थे या फिर इस देश के प्रधानमंत्री के वह मुख्यमंत्री थे जो इस वक्त गुजरात में थे। आप कहेंगे इस देश के भीतर में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया ही होता है, और यह बीते दिनों में नजर भी आया है। हम उस पर आए उससे पहले इस्तीफे के पेशकश जो 500 शब्दों के जरिए मीडिया के सामने उन्होंने रखी, उसमें 5 लाइनों को हमें पढ़ना चाहिए। पहली लाइन में आता है, मोदी जी के विशेष मार्गदर्शन में।